ओके, तो सभी को गुड आफ्टरनून। एंड आज हमारा फोर्थ लेक्चर है लॉजिकल रीजनिंग का। एंड हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। इसको कराने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो लास्ट चैप्टर था हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, उसके अंदर कोई डाउट है? ओके, तो मैं वो डाउट्स ले लेता हूँ पहले, फिर ब्लड रिलेशन करते हैं, ठीक है? तो बताइए जी, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 6th 7th एंड 9th। 6th 7th एंड 9th, इसके अलावा 12 और फिर और किसी में नहीं है? 11th। ओके, डन हो गया। चलो एक एक करके कर लेते हैं। 23 भी करा दूंगा, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एंड फिर हम ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा बीच का चैप्टर है, मतलब मुश्किल भी है कुछ पार्ट उसके अंदर और कुछ इजी भी है, ठीक है ना? वो बाद में बात करते हैं उस बारे में, पहले इसको शुरू करते हैं। तो ये है 6th क्वेश्चन हमारा। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है ना? 1 2 3 4, हम मान के चलते हैं सभी अपवर्ड देख रहे हैं, तो सभी का राइट ये है और सभी का लेफ्ट ये है। S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P। S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P। अभी के लिए हमने रैंडम बेसिस पर बना दिया, बट नॉट T। अब क्या करेगा, S जो है वो P के तो बाजू में बैठा, बट T के बाजू में नहीं बैठा। यानी T इधर भी हो सकता है और T इधर भी हो सकता है, बट T इधर नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि S जो है वो P के तो बगल में बैठा है, बट T के बगल में नहीं बैठा। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R। K और R आजू बाजू बैठे हैं। अगर K और R को मुझे आजू बाजू बिठाना है तो यही दो जगह हैं जहाँ पे बिठाया जा सकता है, ठीक है ना? K एंड R। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R। हु यानी कि R की बात कर रहे हैं। R इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा, R जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है, तो एक काम करते हैं, K और R आजू बाजू बैठे हैं ना, हम इसको KR की जगह RK कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है? तो K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, और जो R है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है। एंड T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, और जो T है वो K के बाजू में नहीं बैठा। लो जी, नहीं बैठा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना? T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K। हु इज या आर एडजेसेंट टू S। अब बताओ एडजेसेंट के आजू बाजू में कौन बैठा है? S के आजू बाजू में कौन बैठा है? हु इज या आर सिटिंग एडजेसेंट टू S, तो आ जाएगा K एंड P। इजी हो गया। चलिए 6th क्वेश्चन हो गया, 7th करते हैं। आइए जी 7th क्वेश्चन करें। अच्छा, 7th क्वेश्चन में बुक्स रखी हैं के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। देर आर 8 बुक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? 8 बुक्स हैं, केप्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक। 2 बुक्स जो है, 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 2 बुक्स ऑन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड 1 बुक ऑन इकोनॉमिक्स। एक बार देखते हैं, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8। 8 बुक की हमें इन्फॉर्मेशन बताइए कि 8 बुक में से कौन सी सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं। चलिए जी, अब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है ना? हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और यहाँ तक। अब क्या लिखा है आगे? काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकेंड 5th एंड 6th, सेकेंड 2 3 4 5, 5th एंड 6th बुक्स आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिलेशन की 3 बुक्स हैं और तीनों बुक की पोजीशन हमें बता दी, IR IR IR। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM। अच्छा, ये जो 2 बुक हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ये TQM की 2 बुक्स के बीच में है। बताओ हाँ या ना? ठीक है, 2 बुक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन की, 2 बुक्स TQM उनके बीच में है, तो TQM की भी हमने 2 बुक्स को प्लेस कर दिया। इसके अलावा कहीं और आ सकती है? TQM की बुक नहीं आ सकती, और ये बात समझ, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकती। अब हमारी 2 बुक्स OB की रह गई हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और एक बुक इको की रह गई है। आगे 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM, यहाँ तक तो अच्छा। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM, यहाँ तक तो हो गया। 1 बुक ऑफ IR इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक IR की बुक 2 OB की बुक्स के बीच में है, तो इसके अलावा तो कहीं और आ नहीं सकता है, ठीक है जी। तो
ओ बी की भी 2 बुक्स कवर हो गई। अब एक ही जगह खाली बची है और वहाँ पे आ जाएगी इको की बुक। ठीक है जी, बाकी तो सारी प्लेसेस फिल हो गई। लो जी, इको की बुक भी हमने फिट कर दी। ठीक है ना। वाइल द बुक अबव द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इज द बुक ऑफ TQM, और बोल रहे हैं इको की बुक के ऊपर जो बुक है वो TQM की बुक है। अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो गया ये। विच बुक इज लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप, अगर टॉप से काउंट करें तो लास्ट बुक कौन सी है? इको। आंसर आ गया, इजी। ठीक है, 6th हो गया, 7th हो गया, 9th 11th 12th। 9th क्वेश्चन क्या लिखा है? 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इन 2 rows, 3 इन ईच रो। 3 लोग एक रो में बैठे हैं, 3 लोग एक रो में बैठे हैं। ठीक है जी। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, E जो है वो किसी भी रो के एंड में नहीं है, तो E कहाँ कहाँ हो सकता है? इधर या फिर इधर। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ठीक है ना। अच्छा, मान के चलते हैं ये लोग नीचे देख रहे हैं, ये लोग ऊपर देख रहे हैं, फेसिंग ईच अदर है। क्वेश्चन साइलेंट है, ये अज्यूम करना। तो नीचे वाले जो है उनका राइट ए है, लेफ्ट ए है, ऊपर वाले जो है उनका राइट ए है और लेफ्ट ये है। क्या कह रहे हैं? D इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ F। मुझे F बनाना है और F के सेकेंड लेफ्ट में मुझे D बनाना है। ठीक है ना। क्या मैं F इधर बना सकता हूँ? नहीं, इसका सेकेंड लेफ्ट है ही नहीं। ठीक है ना, इधर तो नहीं बन सकता, इसका सेकेंड लेफ्ट कहाँ आएगा? इधर कहीं आता है, इधर तो जगह ही नहीं है। तो F मैं बनाता हूँ इधर, और F का जो सेकेंड लेफ्ट है वो D है, तो पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट D आ गया। और F मैं इधर भी बना सकता हूँ, इसका पहला लेफ्ट E और दूसरा लेफ्ट D। आगे बात समझ? ठीक है ना। तो E की 2 पॉसिबल पोजीशन है, F और D की भी 2 पॉसिबल पोजीशन है अभी के लिए। अब C द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगनली अपोजिट। ठीक है ना। C जो नेबर ऑफ E है वो डायगनली अपोजिट बैठा है। ठीक है ना। अब किसके डायगनली अपोजिट बैठा है? क्वेश्चन बता ही नहीं रहा। ठीक है ना। क्या कह रहा है? C नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगनली अपोजिट। E का जो नेबर C है वो डायगनली अपोजिट बैठा है। अब देखो, अगर C जो है वो E का नेबर है तो मुझे या तो F और D ऊपर से हटाना पड़ेगा या नीचे से हटाना पड़ेगा, क्योंकि C जो है वो E का नेबर है। किसी एक जगह से तो मुझे हटाना पड़ेगा, बताओ कहाँ से हटाऊँ? अच्छा, काम करते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्या पता कोई हिंट हो। B इज द नेबर ऑफ F, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन वन ऑफ द 2 rows। अब यह कह रहा है B जो है वो F का नेबर है, B जो है वो F का नेबर है, तो कहीं से भी हटा सकता है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिक्कत हो नहीं रही है, तो मैं काम करता हूँ, F और D यहाँ से हटा देता हूँ और इधर से E को हटा देता हूँ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन दोबारा देखो, E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ठीक है जी, सेटिस्फाई हो रहा है हमारा ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? D इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, D जो है वो F के सेकेंड लेफ्ट में, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। C इज द नेबर ऑफ E, C जो है वो E का नेबर है और डायगनली अपोजिट बैठा है। D के बैठा है अभी के लिए, अगर इधर बना दूंगा तो F के डायगनली अपोजिट बैठा है, बट क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है ना। फिर आखिरी क्या है? B इज द नेबर ऑफ F, B जो है वो F का नेबर है, B जो है वो F का नेबर है, तो B आएगा इधर। अच्छा, अगर C इधर है, अगर C इधर है तो इधर क्या होगा भाई? A B C D E F, और अगर C इधर है तो इधर कौन होगा? तो AC और AC की 2 पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं। अगर A इधर है तो C इधर है, अगर C इधर है तो A इधर है। आगे बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 rows। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 rows। पहला है A B D B F, D B F, D B F। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन से लोग 2 में से किसी एक रो में बैठे हुए हैं? तो D B F एक ही रो में बैठे हैं भाई, बैठे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन मिल गया हम लोगों को। बट आगे भी देखते हैं, C E B, देखो C बैठा है इधर ऊपर, E बैठा है ऊपर, बट B तो नीचे बैठा है, यानी एक ही रो में नहीं बैठे हैं लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से लोग एक ही रो में बैठे हैं। पहले वाले ऑप्शन में जो 3 लोग थे, तीनों एक रो में बैठे हैं। जो दूसरे ऑप्शन में 3 लोग हैं वो तीनों एक रो में नहीं बैठे, तो दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। फिर A E F, A ये रहा, E ये रहा, और F अगेन नीचे आ गया, ये भी एक रो में नहीं बैठे। ठीक है ना। ये ऑप्शन भी हो गया गलत, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। और F भी एक ही रो में बैठे हैं, तो ये ऑप्शन भी हो गया सही, ये ऑप्शन भी हो गया सही। 2 ऑप्शन सही हैं। किसको टिक लगाएंगे हम लोग? कौन सा ज़्यादा सही है? A ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि A में ज़्यादा लोग कवर्ड हैं।
दोनों सही है बट हमें एक ही पे टिक लगाना है भाई। किस पे टिक लगा के आएंगे? जो ज़्यादा सही है, ए ज़्यादा सही, क्योंकि ए के अंदर ज़्यादा लो कवर्ड है और बी डी के अंदर सिर्फ 2 ही लो कवर्ड है। आगे बात समझ आप लोग को? अभी आगे आप अभी फाउंडेशन के जब क्वेश्चंस देखोगे आगे 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 तो आपको लगेगा कि इस पर 4 ऑप्शन है, चारों गलत है, किसको टिक करें? तो जो सबसे कम गलत होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है ना। और जब 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 3 या चारों सही हैं तो किसको टिक करेंगे? जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसको टिक करेंगे। यह हम धीमे धीमे आगे चल के देखेंगे, ऐसा हमें करना होता है कई बार, ठीक है ना। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते बट जब भी आते हैं तो आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे पास 2 ऑप्शन हो, मुझे एक ही को टिक करना है तो मैं किसको टिक करूँ? ज़्यादा जस्टिफाइड आंसर कौन सा है, ज़्यादा सही आंसर कौन सा है? चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? तो आपका 6th हो गया, 7th हो गया, 9th हो गया, अब 11 और 12 बचा है। फाइव सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। बताओ बिल्डिंग ऐसी होती है? 1 2 3 4 5। बिल्डिंग हम ऐसे तो बना नहीं सकते भाई, ठीक है ना। बिल्डिंग तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं, फ्लैट्स। चलिए, तो 5 सीनियर सिटीजन हैं और वो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं। तो पहले है मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकान। अशोकान के फ्लैट के ऊपर मोहन रहता है या मोहन के फ्लैट के ऊपर अशोकान रहता है? जल्दी बताइए क्वेश्चन पढ़ के। मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकान, यानी अशोकान जो है इनके घर के ऊपर जो है वो मोहन का घर है। अभी के लिए ऐसे करते हैं, हम ए एम को कहीं भी बना सकते थे, बस ए के ऊपर एम होना चाहिए था। अब वो ए एम इधर भी आ सकता था, ए एम इधर भी आ सकता था, ठीक है ना, ए एम इधर भी आ सकता था। बट हमने अभी अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। अभी ये कर दिया, ए के ऊपर एम। मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकान। मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। गौरव के फ्लैट के नीचे कौन रहता है? लोकेश रहता है। गौरव के फ्लैट के नीचे कौन रहता है? लोकेश रहता है। अब इधर ही जगह थी भाई, इधर तो दो लोगों की जगह है नहीं तो कुछ कर नहीं सकता मैं, ठीक है ना। तो मिस्टर अशोकान, फिर मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, यहाँ तक हो गया। मिस्टर अशोकान लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। बताओ जी, लोकेश के फ्लैट के नीचे कौन रहता है? राकेश रहता है। राकेश रह भी गया अभी हमारा, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर राकेश को बनाना पड़ेगा और ये वाला फ्लोर जो है डिलीट करना पड़ेगा। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना? बात समझ आ गई? तो मिस्टर अशोकान लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव। मिस्टर अशोकान जो है वो गौरव के फ्लैट के ऊपर रहते हैं। एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, और राकेश जो है वो लोकेश के फ्लैट के नीचे रहता है। तो हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट? सबसे ऊपर कौन रहता है? मोहन रहता है। इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, 11th हो गया, अगला 12th था। हाँ 12th, फिर 23। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो। एक रो में बैठे हैं, बताओ जरा। एक गैदरिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे एक रो में। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। सी जो है बी के लेफ्ट में बैठा है। मान के चलते हैं सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, तो बताइए सभी का राइट इधर है और सभी का लेफ्ट इधर है, ठीक है ना। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, तो बी बनाओ, बी के लेफ्ट में सी बना दो, ठीक है ना। बट ऑन द राइट ऑफ डी, बट जो सी है वो डी के राइट में बैठा है, तो डी बना दो, डी के राइट में सी आ गया। ये कह रहा है सी जो है बी के तो लेफ्ट में बैठा है बट डी के राइट में बैठा है, यही कह रहा है क्वेश्चन, हाँ या ना। सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ डी, ठीक है जी। ए इज सिटिंग राइट टू बी। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में ए बैठा है। एफ इज सिटिंग राइट टू ई। एफ जो है वो ई के राइट में बैठा है। ई और एफ, ई के राइट में एफ। आगे बात समझ क्लियर है, हाँ या ना। तो देखिए, ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए जो है वो बी के राइट में बैठा है, बिल्कुल ठीक। एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ जो है वो ई के राइट में बैठा है, बिल्कुल ठीक। बट लेफ्ट टू डी, बट जो एफ है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, ये तो दिक्कत हो गई। एफ जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, बट यहाँ पर तो एफ डी के राइट में दिख रहा है, हो गया गलत, मिटाएं।
अच्छा एक काम और करता हूँ मैं, डी सी बी ए ई एफ, जो अभी तक मैंने बनाया ना उसको एक सीक्वेंस में लिख लिया मैंने, अब रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी और डी को इधर की जगह एक प्लेस शिफ्ट करके बना रहा हूँ कि इधर जगह बच जाए बाकी लोगों के लिए, ठीक है ना। सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है ना। अच्छा ये बनाना था मुझे, सॉरी। सी जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा है, सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ डी, बट जो सी है वो डी के राइट में बैठा है, ठीक है ना। तो ये 3 लोग आ गए। अब ए ई एफ को है ना मैं इधर ना बना करके इस साइड ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड ना बना करके लेफ्ट साइड प्लेस करूंगा, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ठीक हो, ठीक है ना। आगे देखो, ए इज सिटिंग राइट टू बी, ए जो है वो बी के राइट में बैठा है, ठीक है ना। तो बी का राइट ए रहा, ये आ गया ए सिटिंग राइट ऑफ बी, ए सिटिंग राइट टू बी, एफ इज सिटिंग राइट टू ई, ई जो है इसके राइट में एफ बैठा है, ये कह रहा है एफ इज सिटिंग राइट टू ई, ई के राइट में एफ, क्लियर हो गया। एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट ऑफ डी, बट एफ जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा है, हो गया ठीक, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। चलो, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, एच जो है वो ई के लेफ्ट में बैठा है, ई के लेफ्ट में एच बैठा है, लो जी बन गया। फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, 1 2 3 1 2 3, डी मिडल में आ गया। और ये बात समझ कैसे करना होता है, तो एक बार में सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हमने कुछ क्वेश्चंस पर एक बार में सही हो गए, कुछ नहीं हुए, ठीक है ना। तो हमें बाद में ठीक करने पड़ते हैं उनको। आगे बढ़े, 12th हो गया। अब आपने मुझे बोला सर 23rd और करा दो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना शायद लास्ट क्लास में, ये तो हो गया था, 23rd करा रहा हूँ मैं। चलिए बस 23rd क्वेश्चन में एक चीज़ ठीक कर लेना आप लोग, वैसे तो ठीक नहीं भी कराऊँ तो भी कॉमन सेंस है कि हाँ ऐसा ही होगा, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। यहाँ पे P से लेकर के W तक 8 लोग बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन 2 रोज, दो रो के अंदर एक दूसरे के आमने सामने। तो बताओ 8 लोग अगर 2 रोज में बैठे तो एक रो में कितने लोग होंगे, ठीक है, और एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है भाई, आ गई बात समझ इतनी। अब क्या करें, ये मान के ये लोग ऊपर देख रहे हैं, मानते ये लोग नीचे देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो नीचे वाली रो में सभी का राइट ए है, लेफ्ट ए है, और ऊपर वाली रो में सभी का राइट ए है और लेफ्ट ये है। आइए P से लेके W, बताओ कौन कौन आएगा, P Q R S T U V W। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है M बीच में आ चुका है, M तो भाई होना ही नहीं चाहिए, P2W लिखा है, M कहाँ से आ गया बीच में। तो ये जो M है ना यही इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है ना। M की जगह कोई और होना चाहिए था, बट आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा M की जगह कौन होना चाहिए था, ठीक है ना, उसकी टेंशन ना लें आप लोग। मतलब अगर ये मिसप्रिंट आप इग्नोर भी कर देते तब भी आपका क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए था, मोटी बात यह है। 8 persons P2W सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अदर इन 2 rows, ईच रो हैज़ 4 persons, ठीक है जी। P इज बिटवीन U एंड V, P जो है वो U और V के बीच में है, पता ये कहाँ बनाऊँ, बहुत तरीके हैं हमारे पास, ठीक है ना। देखो P U और V के बीच में है, बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं बताइए, और क्या बना सकते हैं। P जो है वो U और V के बीच में है, बोलो हाँ या ना। P जो है वो U और V के बीच में है, ऐसे भी बन सकता है, और इसी तरीके से P जो है वो U और V के बीच में है, ऐसे भी बन सकता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, हम कैसे बनाएं बताइए जी। कुछ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, कुछ आगे बढ़ते हैं। P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ, लो जी P जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, यानी कि नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। ऊपर वाली जो 2 पॉसिबिलिटीज़ थी उनको हटा दो, गोली मारो, बट नीचे भी अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, PUV और PUV, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन दोनों ही केसेस में P नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो P इज़ बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ।
क्यू हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। बताओ जी, क्यू जो है वो एम के इमीडिएट लेफ्ट में है, नीचे तो नहीं बन सकता भाई, नीचे एक ही जगह खाली है, दो लोग कैसे बनाएंगे, यानी ऊपर ही आएंगे। बताइए जी, कहाँ बनाऊँ मैं किसको? क्यू जो कि एम के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो अगर एम इधर है तो एम का इमीडिएट लेफ्ट ये है, यहाँ पर क्या बना दूंगा? क्यू। बट एम और क्यू इधर भी तो आ सकते थे, और एम और क्यू इधर भी आ सकते थे। आ रही बात समझ? अभी हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलते हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। चलिए, क्यू हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम इज फेसिंग डब्ल्यू, बट क्यू जो है वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है। अब बताइए कैसे करें? डब्ल्यू कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है, नीचे आएगा, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। और कोई ऑप्शन है क्या डब्ल्यू के लिए? नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्यू जो कि एम के इमीडिएट लेफ्ट में है वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, क्यू डब्ल्यू को फेस कर रहा है। बताओ क्यू क्या यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू जो है वह एम के इमीडिएट लेफ्ट में है। अगर क्यू इधर लिख दे तो एम इधर आएगा, और इधर तो जगह ही नहीं है भाई। आ रही है बात समझ? तो इधर तो नहीं हो सकता। अब क्या क्या ये वाला ऑप्शन हटा दे फिर, ये तो हो नहीं सकता ना भाई। क्या लिखा है कि क्यू एक तो फेसिंग डब्ल्यू है, तो अगर डब्ल्यू मैं मान के चलता हूँ इधर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोल तो रहा था, अगर इस मिसप्रिंट के साथ भी क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? क्या लिखा है, दोबारा पढ़ रहे हैं। क्यू जो कि एम के इमीडिएट लेफ्ट में है वो डब्ल्यू को फेस करता है, क्यू डब्ल्यू को फेस करता है। अगर डब्ल्यू इधर है तो क्यू इधर होगा, और अगर क्यू इधर है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि एम के लेफ्ट में क्यू होना चाहिए, और यहाँ पर क्यू जो है वो एम के राइट में हो जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती इस वाले डब्ल्यू के हिसाब से। अगर ये वाले डब्ल्यू हम कंसिडर करें तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। बताओ हाँ या ना? इधर क्यू आ जाएगा और इधर एम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्यों हो रही है पॉसिबिलिटी? क्यू हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, क्यू जो कि एम के इमीडिएट लेफ्ट में है वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, ठीक है ना? तो ऊपर जो एम और क्यू की तीन पॉसिबिलिटीज थी उसमें से दो पॉसिबिलिटीज तो चली गई। ये वाली पॉसिबिलिटी क्यों चली गई? ये वाली पॉसिबिलिटी इसलिए चली गई क्योंकि क्यू डब्ल्यू को फेस ही नहीं करेगा इस केस में, ना इस केस में फेस करेगा ना इस केस में फेस करेगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? ये वाली पॉसिबिलिटी इसलिए चली गई। चलिए ठीक है, तो डब्ल्यू या तो इधर होगा या डब्ल्यू इधर होगा, तो मुझे क्यू जो है वो डब्ल्यू के अपोजिट बनाना है, यानी कि या तो मैं क्यू इधर बना सकता हूँ या क्यू मैं इधर बना सकता हूँ। बट जो क्यू है वो एम के लेफ्ट में है, अगर क्यू एम के लेफ्ट में है तो एम इधर बनाना पड़ेगा, इधर कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई क्यू जो है वो इधर है, एम जो है वो इधर है, और डब्ल्यू ये वाला हटा दो, डब्ल्यू ये वाला हो जाएगा, और फिर मैं ये भी हटा देता हूँ। वो वाला डब्ल्यू मैंने पी वी डब्ल्यू यू पी वी के हिसाब से लिखा था, बट जब मुझे डब्ल्यू इधर ही लिखना है तो मेरा यू पी वी इधर हो जाएगा ना भाई। बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। P is between U and V and facing north. Q, who is immediate left of M, is facing W. R is between T and M. R जो है वो T और M के बीच में है, R जो है वो T और M के बीच में है। बताओ बात समझ आ गई? R जो है वो T और M के बीच में, R is in between T and M, and W is to the immediate right of V. और जो W है वो V के immediate right पर है, W जो है वो V के immediate right पर है। हो गया ठीक? ठीक है ना? तो अगर हमने ये सेंटेंस पहले पढ़ लिया होता तो हमारी जो नीचे दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी वो बनती ही नहीं। आ रही है बात समझ? ठीक है ना? अब क्वेश्चन पूछता है हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर। बताओ आर के फ्रंट में कौन बैठा है? पी। लो जी पी आ गया। आपके सारे ऑप्शन ठीक आएंगे, सब कुछ ठीक आएगा। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब पी टू डब्ल्यू हम देखते हैं तो एम आता नहीं है इस केस में। एम नहीं आता तो एम का क्वेश्चन में जिक्र क्यों हो रहा है, बस ये डाउट आता है। बट ऑप्शन सारे मैच करेंगे आप लोगों के। देखो दिखाता हूँ बाकी भी। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। बताओ आर के इमीडिएट राइट में कौन है? आर के इमीडिएट राइट में टी है। लो जी आ गया टी, बट टी तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? नन ऑफ दीज। ठीक है ना? अच्छा आपके दिमाग में आएगा सर एम और टी भी तो हो सकता है। अगर हम
एम और टी की पोजीशन इंटरचेंज कर दे तो, बट क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो एम के लेफ्ट में बैठा है, तो हो ही नहीं पाएगा ऐसे तो फिर, ठीक है ना। और क्यू जो है वो डब्ल्यू को फेस भी कर रहा है, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। ओके जी, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा भाई। फिर अगला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो देखो टी और यू आमने सामने बैठे हैं, क्या टी और यू ऑप्शन में है? नहीं है। आर और पी आमने सामने बैठे हैं, क्या आर और पी ऑप्शन में है? नहीं है। एम और वी आमने सामने बैठे हैं, क्या ये ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन। और कौन आमने सामने बैठा है? क्यू और डब्ल्यू, क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। आ गया ये भी, ठीक है ना। लॉजिक क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, बट वो मिस प्रिंट से फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है ना। बट हाँ, ये कोई अगर लॉजिक लगाए सर पी टू डब्ल्यू के बीच में एम तो आता ही नहीं है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। उस हिसाब से क्वेश्चन गलत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आ रही है बात समझ आप लोगों को? ठीक है, चलिए। तो अगर वैसे देखा जाए एम की जगह कौन होना चाहिए था? एस होना चाहिए था, क्योंकि पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, टी भी है, यू भी है, वी भी है, डब्ल्यू भी है, एक एस ही नहीं आ रहा पूरे में। तो एम की जगह अगर एस होता इस पूरे क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन ठीक था बिल्कुल ही, ठीक है ना। यहाँ पर भी एस लिखा होता, बेसिकली जिधर जिधर एम लिखा है उधर उधर अगर एस लिखा होता तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था ये वाला। और कहीं भी लिखा है क्या? एक ये भी लिखा है, 4 जगह दिक्कत है। 4 जगह अगर एस कर दो तो क्वेश्चन एकदम ठीक हो जाएगा। आ रही बात समझ? चलिए, बट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ आना चाहिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं ना, ये आपको अच्छे से समझ तब आएंगे जब आप खुद इनको दोबारा प्रैक्टिस करोगे। अभी क्या है ना, अभी आप जो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों को बिठाना चाह रहा हूँ, उस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो, बट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तब मिलेगी जब आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को करोगे, तो आपके दिमाग में जाकर के वो बैठेगा, अच्छा इसलिए ऐसा किया, सर ने इसलिए ऐसा किया होगा, सर ने इसलिए ऐसा किया होगा। क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में चल रहे होते हैं। अब मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग चल रहा है, बट आप अलग तरीके से सोच रहे होगे उस सिचुएशन में, ठीक है ना। तो मैं अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिठा देता हूँ, आप बोलते हो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता था। वो जब आप खुद बैठ के करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तब वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी कि अच्छा इसलिए सर ऐसा कर लेते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो दोबारा, तभी मज़ा आएगा इनको करने में। अभी मैं कराता हूँ क्लास में, बट घर जा करके दोबारा किया करो खुद से, ठीक है ना। और ये भूल जाया करो, जो मैंने आपको लिखवाया भूल जाया करो, आप खुद से करो, चाहे आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, करते रहो, खुद ही करते रहो। आप अल्टीमेटली देखोगे कि यही आपका निकल करके डायग्राम आएगा, और कोई और कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें दिमाग में जा करके बैठेंगी कि अच्छा इसलिए ऐसे किया जाता है। आइए जी, अब हम शुरू कर देते हैं विथ द लास्ट चैप्टर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग विच इज़ ब्लड रिलेशंस, खून का रिश्ता। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। लड़कियों को तो बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर में, लड़के थोड़े परेशान हो जाते हैं, बट परेशान होने की कोई बात है नहीं। सुनो भाई, ये पता है कौन है? ये आप हो, ठीक है ना। मेरे लिए मैं हूँ, आपके लिए आप हो, मेरे लिए आप, यू लिखा है मैंने, वैसे आप अपने आप को मानो ये हो। मुझे एक बात बताइए, आपके साथ की जनरेशन छोड़ो अभी, आपके ऊपर कौन है? मदर एंड फादर, ठीक है ना। ये आपस में मैरिड भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, फादर के भी तो भाई बहन होते हैं, ठीक है ना। बताओ फादर के भाई को क्या बोलते हैं हम लोग? चाचा ताऊ जी भी तो बोलते हैं, ठीक है ना, चाचा ताऊ जी, ठीक है ना, बट इंग्लिश में अंकल। अच्छा, जो चाचा ताऊ जी होते हैं इनकी वाइफ भी तो होती हैं, क्या होती हैं? चाची या ताई जी, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंट, आंटी नहीं आंट, ठीक है ना। आंटी तो आप इंग्लिश है समझ लो। अच्छा, पापा की भाई चाचा और ताऊ जी, बट पापा की बहन भी तो हो सकती है, क्या होती है? बुआ जी, बट हम क्या बोलते हैं? आंट। अच्छा, जो बुआ जी के हस्बैंड होते हैं फूफा जी, फूफड़ बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? अंकल। तो देखो कितना आसान हो गया, हमारे 6 अलग अलग नाम सिर्फ 2 नामों में सिमट गए, ठीक है ना। हम जिनको चाचा बोलते थे, जिनको ताऊ बोलते थे, जिनको फूफा जी बोलते थे, वो बन गए अंकल। जिनको ताई जी बोलते थे, चाची बोलते थे, बुआ जी बोलते थे, वो बन गई आंट। हो गया आसान।
ऐसे मम्मी के साइड के, मम्मी के भाई बहन होते हैं, मम्मी का भाई कौन होता है? मामा, हम क्या बोलेंगे? अंकल। मम्मी की बहन कौन होती है? मासी, हम क्या बोलेंगे? आंट। मामा की होने वाली मतलब शादी हो गई होगी, होने वाली क्या कह रहा हूँ, मामा की वाइफ कौन होती है? मामी, बट हम क्या बोलेंगे? आंट। और मौसी के हस्बैंड को मौसा जी हैं, बट अंकल। कितना आसान हो गया, ठीक है ना। 6 + 4 10 रिश्तों को हमने 2 नाम में समेट दिया। 10 रिश्ते, 6 मम्मी की साइड, पापा की साइड के, ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची, बुआ जी, फूफा जी, 6, और यहाँ पर 4 मामा मामी, मौसा मौसी। टोटल 10 रिश्तों को हमने 2 नाम में समेट दिया, अंकल और आंट में। हो गया काम आसान। अच्छा, आपके जो मदर फादर होते हैं उनके नीचे क्या आप ही होते हो? आपके भाई बहन भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर। इजी। अच्छा, इनके भी तो बच्चे हो सकते हैं, इनको क्या बोलोगे? याद रखना, इनको ब्रदर सिस्टर नहीं बोला जाता, ठीक है ना। इंग्लिश में देखो, हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि भाई मेरा भाई है, ठीक है ना, चाचा का भाई है, बट मेरा भाई है, ठीक है ना। बट इंग्लिश में ब्रदर सिस्टर वर्ड सिर्फ रियल भाई बहन के लिए यूज़ होता है। जो बाकी खानदान के भाई बहन होते हैं ना आपके, वो सब के लिए हम कज़न वर्ड यूज़ करते हैं। आ रही है बात समझ इतनी? अच्छा, आप जो है, आपके ऊपर मम्मी पापा, अब मम्मी पापा के ऊपर भी तो कोई होते हैं, मम्मी के मम्मी पापा क्या बोलते हैं हम उनको? नाना नानी, ठीक है ना। बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ऐसे पापा के भी तो मम्मी पापा जिनको हम दादा दादी बोलते हैं, बट यहाँ पे ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। देखो ये एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी टू बी प्रिसाइज, टू बी मोर एक्यूरेट, हम मम्मी की साइड की जनरेशन जो होती हैं, जैसे कि मम्मी के साइड के हो गए मम्मी पापा, मम्मी के मम्मी पापा नाना नानी, और मम्मी के साइड के मामा मामी मौसा मौसी, इनके लिए मैटरनल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल। यानी अगर मैटरनल वर्ड लगाया यानी कि वो मम्मी के साइड के हैं। बट कई बार ऑप्शंस जो होते हैं उसके अंदर मैटरनल वर्ड नहीं लिखा होता, तो आप ये नहीं कि नन ऑफ दिस टिक कराओ, फिर आप ये बोलना कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैटरनल अंकल और अंकल एक ही चीज़ हो जाती है, ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं होता। बट अगर ऑप्शन के अंदर आपको मैटरनल अंकल और अंकल दोनों दिख रहा है, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मम्मी की साइड का तो मैटरनल अंकल पे टिक करना है, वरना अंकल पे टिक करना है, ठीक है ना। बट मम्मी की ही साइड का है और ऑप्शन में अंकल है, मैटरनल अंकल ऑप्शन में नहीं है, और नन ऑफ दीज भी है, और बाकी के और भी कोई रिश्ते हैं, तो आप अंकल पे टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जनरली अंकल यूज़ कर लिया जाता है मम्मी की साइड के लिए, बट अगर हमें बहुत डिटेल में घुसना हो तो मैटरनल अंकल वर्ड यूज़ किया जाता है, मैटरनल आंट वर्ड यूज़ किया जाता है, मैटरनल ग्रैंड मदर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर वर्ड यूज़ किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? आगे बढ़े। कभी ना कभी आपके साथ भी तो कोई खड़ा होगा, क्या बोलोगे उनको? बोलो, क्या बोलोगे? लड़कियां हस्बैंड और लड़के वाइफ, बट एक कॉमन वर्ड भी होता है स्पाउस, पता है आप लोगों को ये, ठीक है ना। वैसे तो 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, हस्बैंड एंड वाइफ, बट एक कॉमन वर्ड भी यूज़ कर सकता है स्पाउस, यानी कि लड़का भी बोल सकते हैं मेरी स्पाउस है, लड़की भी बोल सकती है मेरा स्पाउस है, ठीक है ना, स्पाउस। अच्छा, जब नीचे की जनरेशन्स की बात करें तो शादी के बाद बच्चे भी होते हैं भाई सभी के, क्या बोलेंगे इनको? सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। तो सन एंड डॉटर कौन होता है आपके? अगर बॉय है तो सन, गर्ल है तो डॉटर, ये तो बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये आपकी वाइफ है, ये आप हो, ये आपकी वाइफ है, तो वाइफ के भी तो मम्मी पापा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। वैसे हिंदी में तो हम मम्मी पापा ही बोलते हैं उनको भी, बट इंग्लिश में मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। ऐसे अगर आप गर्ल हो तो आपके हस्बैंड के मम्मी पापा को भी आप क्या बोलोगे? मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। अच्छा, ये जो आपकी वाइफ होगी, अगर आप अभी बॉय समझो अपने आप को, अगर आपकी वाइफ होगी तो इसके भाई बहन भी तो होंगे वाइफ के, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में तो क्या बोलते हैं? साले सालियाँ, ठीक है ना। बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अगर आप एक गर्ल हो तो ये आपका हस्बैंड है,
हस्बैंड के मम्मी पापा को आप मदर इन लॉ फादर इन लॉ बोलोगे, और हस्बैंड के भाई और बहन को अगेन क्या बोलोगे, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। वैसे तो शायद जेठ बोलते हैं, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, नंद ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी, मुझे याद, हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है ना, वही मैंने बोला था लड़कों की थोड़ी कमज़ोर होती है। आइए, अच्छा सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर की भी फ्यूचर में कभी शादी होगी, तो अगर सन की शादी हुई है तो आपके घर में कौन आएगी, बहू, क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो याद रखना इन लॉ जो है वो दो जगह यूज़ होता है, एक तो यहाँ पर मदर इन लॉ फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, और एक नीचे है डॉटर इन लॉ सन इन लॉ, ठीक है, ये कौन हो जाएगा, सन इन लॉ। आ रही है बात है समझ। अच्छा बच्चों के भी तो बच्चे हो सकते हैं आगे चल के, इनको क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो पूरा एक फैमिली चार्ट होता है जो मुश्किल नहीं है, आसानी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। कुछ अगर बच गया होगा तो अभी हम कर लेंगे, टेंशन ना लें आप लोग, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। आइए देखें, मम्मी का बेटा, आपकी मम्मी का बेटा कौन है आपके लिए, भाई, और पापा का बेटा भी भाई, फादर सन एंड मदर सन कौन होता है, आपका भाई होता है। मदर्स या फादर्स डॉटर कौन होगी, सिस्टर। आपकी मम्मी की बेटी या पापा की बेटी कौन है, आपकी बहन है। मदर्स फादर, मम्मी के पापा या पापा के पापा, मम्मी की मम्मी या पापा की मम्मी, तो देखो यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज़ किया है, देखा ना, मैटरनल वर्ड नहीं लिखा, तो हो जाता है यूज़। बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर का हस्बैंड, सन लॉ, हस्बैंड की सिस्टर, और वाइफ की सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड या वाइफ का भाई, ब्रदर का बेटा या भाई या सिस्टर का बेटा, ये हमने नहीं किया था, ठीक है ना। आपके जो भाई बहन हैं उनकी शादी होगी, ठीक है ना, भाई की शादी होगी तो जो आएगी भाभी, उनको क्या बोलोगे, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। उनके बच्चे होंगे, ठीक है ना, उनको तो सन और डॉटर नहीं बोल सकते, कज़न भी नहीं बोल सकते, कज़न तो अपनी जनरेशन के होते हैं, तो आपकी जनरेशन से नीचे हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, नेव्यू या फिर नीस। अगर तो लड़का है तो नेव्यू और लड़की है तो नीस। अब ये हर जगह चलता है, ठीक है ना। अगर आपके भाई की शादी हुई है, ठीक है ना, और वो जो भाई है नहीं, ठीक है, भाई की शादी हुई है या बहन की शादी हुई है और उनके अगर बच्चे हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर लड़का हुआ है दोनों का तो नेव्यू, और लड़की हुई है तो नीस, ठीक है ना, नीस, नाइस नहीं नीस। चलिए, तो भाई का बेटा या बहन का बेटा नेव्यू, भाई की बेटी या बहन की बेटी नीस। अब अंकल या आंट कौन हो गए, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, ठीक है ना, फूफा जी बुआ जी, मौसा मौसी, मामा मामी। अब इनके जो बच्चे हैं इनको क्या बोलेंगे, हम कजन्स बोलेंगे। भाई की वाइफ को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। बहन के पति को क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। फिर ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स सन, बताओ ग्रैंड सन का भी सन, ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रैंड सन कौन है, आपके बच्चों का बच्चा, बट यहाँ पे बात की जा रही है उसके भी बच्चे की, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। इसी तरीके से आपके ऊपर मम्मी पापा के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, और उनके भी ऊपर ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर आ जाता है, ठीक है ना, जिसको हम परदादा परदादी बोलते हैं ना, वो जाता है ग्रेट ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर। और इसी तरीके से ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। देखो ग्रैंड सन कौन होता है, बेटे का बेटा, उसकी भी बेटी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ठीक है ना। नीचे देखो दोबारा, सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड मतलब क्या हुआ, आपकी बेटी का हस्बैंड, सन इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड, हस्बैंड्स ब्रदर, वाइफ ब्रदर, इजी इजी। ब्रदर्स सन, नेव्यू, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर सन, सिस्टर्स डॉटर, ठीक है ना। बट हिंदी में देखो ये भी अलग हो जाता है, अगर भाई के होते हैं तो भांजा बोलते हैं, बहन के होते हैं तो भतीजा बोलते हैं, याद है ऐसे कुछ होता है ना, या मैंने हो सकता है गलत बोल दिया हो, बट ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, मेरे कमज़ोर है ठीक है ना। हिंदी में मुझे भी नहीं आते, इंग्लिश में बट ठीक है, इंग्लिश में तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, तो आते ही हैं। हिंदी वाले में तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ आज तक, किसको क्या बोलते हैं।
अब कुछ टिप्स की बात करेंगे। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, लेट से लिखा है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रदर्स, तो ए और बी अगर ब्रदर्स हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि सेम जनरेशन के हैं तो हम हॉरिजॉन्टली इनको दिखाएंगे। देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ठीक है ना, हम इनको हॉरिजॉन्टली दिखाएंगे क्योंकि सेम जनरेशन के, बट अगर जनरेशन चेंज होगी तो वर्टिकल, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ब्रदर्स हैं तो सेम जनरेशन के हैं तो हमने हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींची लेटी हुई, और अगर जनरेशन का गैप होता तो लंबी लंबी, क्योंकि ब्रदर्स हैं तो दोनों मेल हैं तो हम प्लस और प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसे मैरिड कपल हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें और इसमें कोई फ़र्क दिख रहा है क्या, अभी तक नहीं दिख रहा, बट अगर मैं ये लगा दूँ एरोज तो अब दिख रहा है। अब आपको क्या पता है कि एरोज लगे यानी कि मैरिड कपल है, एरोज लगे यानी कि मैरिड कपल है, और क्योंकि मैरिड कपल है तो एक मेल एक फीमेल होगा। वैसे तो आजकल हर चीज़ पॉसिबल है बट फिर भी, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, जो ज़्यादातर होता है मैरिड कपल में एक मेल फीमेल होता है वो अज्यूम करेंगे। तो अगर मेल है तो प्लस लगाएंगे, फीमेल है तो माइनस लगाएंगे। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ब्रदर्स हैं तो ए को और बी को बॉक्स में डाल दिया, और हस्बैंड वाइफ है तो मेल को बॉक्स में और फीमेल को सर्कल में डाल दिया। ये भी आप यूज़ कर सकते हो बट मैं नहीं करता, मैं नहीं करता ऐसा, मैं प्लस माइनस का यूज़ करता हूँ, सर्कल और बॉक्स का यूज़ नहीं करता। अरे ये बात समझ आप लोगों को, अगर मुझे ए एंड बी आर ब्रदर्स दिखाना है तो मैं उनको प्लस प्लस की जगह ऐसे भी दिखा सकता हूँ, बॉक्स में मतलब कि भाई लड़के हैं और ऐसे सेम जनरेशन्स के तो ब्रदर्स होंगे, ठीक है ना, बट बॉक्स और सर्कल का यूज़ मैं नहीं करूँगा। आगे देखिए, ब्रदर सिस्टर कैसे दिखाएंगे, ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन प्लस माइनस। सिस्टर्स हैं, ए और बी अगर सिस्टर्स हैं, क्योंकि दोनों सिस्टर्स हैं तो दोनों लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, माइनस माइनस। सिस्टर ब्रदर, सिस्टर ब्रदर माइनस प्लस, ईजी है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही। अब देखो जनरेशन गैप आएगा, फादर सन आ गया, ए इज़ फादर ऑफ बी, ऐसे दिखाएंगे, ए इज़ फादर ऑफ बी, और फादर सन यानी कि मेल मेल प्लस प्लस। फादर डॉटर, फादर डॉटर प्लस माइनस। और ये बात समझ कैसे करना है, ठीक है ना, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको क्वेश्चंस के अंदर। फिर ग्रैंडफादर, फादर डॉटर, ग्रैंडफादर मेल होगा, फादर मेल होगा एंड डॉटर फीमेल होगा। समझ आ गया कैसे यूज़ करना है हमें इन लाइंस का, इन प्लस साइन का, ठीक है ना। तो जनरेशन गैप दिखेगा तो लंबी लाइन खींचो, और अगर सेम जनरेशन का होगा तो लेटी हुई लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। आइए अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ए इज़ बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है। बताओ ए का जेंडर पता है क्या मुझे, ए इज बीज ब्रदर, ए का जेंडर पता है, बी का नहीं पता। ए जो है वो बी का भाई है, क्योंकि ए भाई है तो ए तो मेल है, बट बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सेम जनरेशन के हैं तो ए और बी बनाया, लाइन ड्रॉ करी, और क्योंकि ए भाई है बी का तो ए के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया। बी का जेंडर नहीं पता, बी के ऊपर कोई साइन नहीं लगाया। आ रही है बात समझ इतनी। ए इज़ बीज ब्रदर, सी इज़ एज मदर, सी जो है वो ए की मदर है, तो बताओ सी ए के ऊपर बनाएंगे, और क्योंकि मदर है तो माइनस का साइन। आ गई बात समझ। सी इज़ एज मदर, डी इज़ सी इज़ फादर, डी जो है वो सी का फादर है। आ रही है बात समझ आप लोगों को कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ई जो है वो बी का बेटा है, ई जो है वो बी का बेटा है, बी के नीचे ई। आगे बात समझ। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, अब बताओ डी और ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपने आंसर गलत दिया, क्योंकि देखो डी रिलेटेड टू ए का मतलब क्या है। देखो पहले तो समझो डी ए को क्या बोलेगा, डी सी को क्या बोलेगा, डॉटर, और डॉटर का बेटा ग्रैंडसन, यानी डी ए को क्या बोलेगा, ग्रैंडसन। यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा ए डी को क्या बोलेगा, ए की मम्मी सी,
क्योंकि माइनस का साइन है, और सी के पापा डी यानी नाना जी हैं, ए के नाना जी हैं, क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। अब दिक्कत क्या होती है, ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर दोनों ऑप्शन हैं, बट कोई एक ऑप्शन को टिक करना है, तो हमें क्वेश्चन समझना ज़रूरी है कि किसका किससे रिश्ता पूछा जा रहा है। बात समझ आ रही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? अगर पूछ रहे हैं हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो किसका किससे रिश्ता पूछा जा रहा है। अगर डी का ए से पूछा जा रहा है कि डी का रिश्ता ए से क्या है, तो एक अलग आंसर है, बट ए का रिश्ता डी से पूछा जा रहा है और डी का रिश्ता ए से पूछा जा रहा है, दोनों के अलग अलग आंसर हैं। आ रही है ना बात समझ? तो किसका किससे पूछा जा रहा है, तो देखो इसका एकदम सिंपल ट्रिक है। ये ट्रिक हमने एक और चैप्टर में भी यूज़ करी थी। टू के बाद जो भी लिखा है वो आप बन जाओ, टू के बाद जो भी लिखा है वो आप बन जाओ। हमने कहाँ यूज़ की थी ये ट्रिक? डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर के अंदर। टू के बाद जो भी लिखा है वो आप बन जाओ। आप लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा, आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है पीछे वाले बच्चों ने, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं पढ़ा। आंसर ग्रैंडफादर होगा ना? हाँ अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो क्योंकि आप ए बन चुके हो तो अब आपको बताना आपके लिए डी कौन है, और आप क्या बोलोगे? ग्रैंडफादर। आंसर आ जाएगा ग्रैंडफादर। तो टू के बाद जो भी लिखा है ये आप बन जाओ, और अब आप बताओ आप सामने वाला बंदा आपके लिए क्या लगता है, वो आपका आंसर होगा। आ रही है बातें समझ? इजी है ये चैप्टर, इजी लग रहा है फर्स्ट रो, ठीक है ना? मैं पहले ही बोला था इजी लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, बिल्कुल सेम। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है। डी इज सीज सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है। चलो एक बार एनालाइज करते हैं। ए सी को क्या बोलेगा? ए सी को क्या बोलेगा? फादर। और डी को बुआ, वैसे हिंदी में बताओ बुआ, पापा की बहन बुआ, बुआ यानी कि आंट हो गई। अच्छा अगर ये दोनों भाई भाई या भाई बहन है, इसका जेंडर नहीं पता, प्लस भी हो सकता है माइनस, अगर भाई भाई है या भाई बहन है तो बी के लिए भी सी फादर ही है, ठीक है। जैसे ए के लिए फादर है ऐसे बी के लिए सी भी फादर है, ठीक है ना। जैसे आप हो, आपके लिए आपके पापा, ऐसे आपके भाई या बहन के लिए भी तो आपके पापा सेम ही है ना, ठीक है ना। और उनकी बहन जो है, अगर ए डी को बुआ बोल रहा है तो बी भी तो डी को बुआ बोलेगा या बोलेगी। अरे ना बात समझ? तो ए इज बीज ब्रदर, सी इज डीज फादर, एंड डी इज सीज सिस्टर, डी इज सीज सिस्टर, एंड ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है। अब एक बात बताइए, आप हम मान के चलते हैं अभी आप ये हो, अभी आप ये हो, अभी हमें क्वेश्चन में नहीं पता है रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आप ये हो, तो आपके लिए ये कौन है? बी, या तो ब्रदर या सिस्टर। सी कौन है? फादर। डी कौन है? आंट। और ई कौन है? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। देखो अगर ए सी को पापा बोल रहा है, अब पापा की मम्मी या पापा की बहन की मम्मी, बात तो एक ही है, ठीक है ना। पापा की मम्मी या पापा की बहन की मम्मी, यानी आपके फादर की मम्मी या आपकी बुआ जी की मम्मी अलग अलग होंगी क्या? नहीं होंगी, ठीक है ना। तो अगर ए डी को फादर बोल रहा है और ए सी को फादर बोल रहा है और डी ई को मदर बोल रही है, तो सी भी ई को मदर बोलेगा, ठीक है ना। तो यानी ए के लिए ई कौन हो जाएगा? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हमें पता नहीं, क्वेश्चन में बोलता है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी रिलेटेड टू ई। देखो टू के बाद ई लिखा है, आप बन जाओ ई, आप बन जाओ ई। आप बी को क्या बोलोगे? क्या आप ये बोल सकते हो कि ई के बेटे का बेटा, या ई के बेटे की बेटी, हाँ या ना, ठीक है ना। ई के लिए जैसे डी है वैसे ई के लिए सी है, बोलते हैं ना माँ बाप के लिए अपने बच्चे सेम होते हैं। तो अगर ई के दो बच्चे हैं डी और सी, ठीक है ना, तो ये बेटी है या बेटा है, तो ये बी कौन है? बेटे का बेटा या बेटे की बेटी। अगर तो बेटे का बेटा है तो ई क्या बोलेगा बी को? ग्रैंड सन। बट अगर बी लड़की है तो क्या बोलेगा? ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखते हैं, ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में है, ग्रैंड सन ऑप्शन में नहीं है। तो हमें ऑप्शन देख के पता चला कि इसका जेंडर क्या है? फीमेल। पहले नहीं पता था, बट ऑप्शन देखे, ऑप्शन में ग्रैंड सन था ही नहीं, ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर था, तो हमें ऑप्शन देख के पता चला कि इसका जेंडर क्या है? फीमेल है। आ गई बात समझ आप लोगों को? इजी, इजी चैप्टर आसान लग रहा है?
ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। अब आप लोग ट्राई करना चाहेंगे, बताओ आंसर क्या होगा। ओके चलिए, ए इज बीज सिस्टर। बताओ माइनस साइन ए के ऊपर लगाओ बी के ऊपर, ए, क्योंकि ए बी की बहन है, बट बी कौन है, ए का पता नहीं, भाई है या बहन पता ही नहीं, ए बी की बहन है। सी इज बीज मदर, सी जो है, अरे शिट, सी जो है वो बी की मदर है, यानी ए की भी मदर हो गई, हाँ या ना। आगे डी इज सीज फादर। बताओ बी सी को मदर बोलेगी तो बी डी को क्या बोलेगा या बोलेगी, ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर ही बोलेगा या बोलेगी। अभी बी का जेंडर नहीं पता, मेल हो फीमेल, डी उसके लिए ग्रैंडफादर ही है। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर है। लो जी, ये तो चार्ट बढ़ता ही जा रहा है भाई। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, टू डी यानी आपको डी बन जाना है। डी सी को क्या बोलेगा, बताओ डी सी को क्या बोलेगा, डॉटर, बी को ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, तो ए को ग्रैंड डॉटर, क्योंकि दोनों कौन है, भाई भाई या भाई बहन, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। आगे बात समझ, ठीक है ना। जैसे देखो सी अगर बी की मम्मी है तो ए की भी तो मम्मी हुई, यानी दोनों बहनें अगर या भाई भाई या भाई बहन है तो इनके लिए सी मदर है, डी कौन है, ग्रैंडफादर। तो डी के लिए सी बेटी है, तो बेटी की दो बेटियां हैं या एक बेटी एक बेटा है, बट बोलेंगे क्या उनको, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। अगर लड़का है तो ग्रैंड डॉटर सन, और लड़की है तो ग्रैंड डॉटर। ईजी, इट डिपेंड्स कि जेंडर क्या है। और अगर बी को यही बोल रहे तो ए को भी यही बोलेंगे, क्योंकि भाई भाई या भाई बहन है। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। अभी जेंडर हमें ए का पता है, बी का नहीं पता। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो बी की डॉटर है, सी इज द डॉटर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए। मुझे एक बात बताओ, बी के पापा ए, बी का भाई डी, ए का बेटा डी, ए का बेटा ए, यानी तीनों कौन हो गए, भाई बहन हो गए रियल वाले, ठीक है ना। भाई बहन, अगर तो बी मेल है तो तीनों भाई हो गए, और अगर बी फीमेल है तो भाई भाई बहन हो गए, ठीक है ना। चलिए, तो डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ ए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, बताओ सी और ई में क्या रिश्ता है। मुझे एक बात बताइए, अगर तो बी मेल है तो ई बी को क्या बोलेगा, भाई, और ये कौन होगा, भाई की बेटी। और अगर बी फीमेल है तो ई बी को सिस्टर बोलेगा, सिस्टर की बेटी। इन एनी केस ई सी को नीस बोलेगा, ई सी को नीस बोलेगा, ई सी को नीस बोलेगा, बट सी ई को क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, पापा या मम्मी के भाई, या तो पापा के भाई या मम्मी के भाई, या तो चाचा ताऊ जी है या फिर मामा है, इन एनी केस अंकल है। तो अब यहाँ पे टू वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आपको, बिटवीन वर्ड यूज़ हो रहा है। जब बिटवीन वर्ड यूज़ होता है ना तो आपको दोनों रिश्ते बताने होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका और आपकी मम्मी के बीच में क्या रिश्ता है, तो आप क्या बोलोगे, माँ बेटी का रिश्ता है या माँ बेटे का रिश्ता है। दोनों टर्म यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग,
मदर वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं और डॉटर वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, मदर वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, सन वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिटवीन जब लिखा होता है तो आपस में एक दूसरे का जो रिश्ता जो भी लगता है इन दोनों का वो दोनों ही बताने होते हैं। तो अंकल नीस ऑप्शन होगा, अंकल नीस सी ऑप्शन है। आगे बात आप लोगों को समझ आने वाली, जब भी बिटवीन वर्ड लिखा हो तो दोनों का आपस में रिश्ता आपको बताना होता है, बट जब टू वर्ड लिखा हो तो आपको टू के बाद जो भी पर्सन है वो खुद बन जाना है और आपको अपोजिट पर्सन का आपसे रिश्ता बताना है कि आप उसको क्या बोलोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। इजी। फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखो ये चैप्टर में मज़ा तभी आएगा जब खुद ट्राई करोगे, मैं तो कराता जाऊँगा, हो जाएगा। अब बट मैं आपको अभी वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो मुझे लगता है कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप लोग शायद ना कर पाओ, बट ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अभी होमवर्क रहेंगे। फिफ्थ सिक्स्थ होमवर्क। अच्छा, इस पर कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट भी है, एक ये भी इनकम्प्लीट है और एक और भी है कोई। और भी एक दो कोई क्वेश्चन है जो थोड़े इनकम्प्लीट रह गए हैं, वो आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि सर ये तो अजीब सा है। चलो खैर, मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ब्लड रिलेशन अभी आपको इजी लग रहा है, हाँ या ना? क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि अभी आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। ब्लड रिलेशन में एक वैरायटी और होती है क्वेश्चंस की, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इजी होते हैं, अभी आप कर रहे हो, आपको इजी लग भी रहे हैं, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े डिफिकल्ट। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते कैसे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 38 मुझे याद आ रहा है, ये रहा। क्या लिखा है? सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन। बड़ा क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की पहचान क्या है? एक बंदा दूसरे बंदे से कुछ कहता है या किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसने जो बोला वो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास आपको दिख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन की पहचान होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिख गए यानी कि वो क्वेश्चन क्या है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये वाले क्वेश्चन होते हैं मुश्किल। अगर यकीन नहीं होता तो इसको ट्राई करके देख लो आप लोग, पता चल जाएगा मुश्किल है कि नहीं। लो जी, 38 क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग। सोहानी, चीज़ समझ आ रही है? पक्की बात? मुझे आपके फादर बोल रहे थे कि सोहानी को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैं ऐसे गलत क्वेश्चन दे करके पूछ लिया। और बोलो, हो सकता है सही बोल रहे हो, हो सकता है गलत बोल रहे हो। एक मुझे अंकल, एक मुझे ग्रैंडसन है, दो ऑप्शन सुनने को मिला अभी तक। अच्छा, आप पल्लवी ने आंसर दिया या पल्लवी ने दिया ना आंसर? ओके, पल्लवी ने बिल्कुल सही बोला। सुनो भाई, क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चन, मैं इसलिए मैंने पहले बोल दिया था, थोड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। देखो, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, ये एक मैन है, ये एक मैन है और सुरेश इस मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज़ द सन। अच्छा, जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ अगर, ठीक है ना, ये कौन है, ठीक है ना, तो इस तरीके से बोल रहा है। ही यानी कि इसकी बात कर रहा है, ही इज़ द सन ऑफ अ वुमेन, ये एक वुमेन का बेटा है,
ठीक है ना, ही इज़ अ सन ऑफ अ वुमेन। वुमेन कौन है, हु इज़ द मदर, ये जो वुमेन है ये कौन है, मदर है, किसकी, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ये जो वुमेन है ये मदर है, किसकी मदर है, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। माई मतलब कि सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, तो पहले तो सुरेश की मदर बनाते हैं, फिर हस्बैंड ऑफ माई मदर यानी सुरेश के पापा बनाते हैं। ये सुरेश की मदर हो गई, ये मदर के हस्बैंड यानी कि सुरेश के फादर हो गए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ही इज़ द सन, यानी कि ये जो है ही इज़ द सन ऑफ द वुमेन हु, यानी किसकी बात कर रहा है, हु इज़ द मदर ऑफ माई मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ये किसकी मदर है, ऑफ द हस्बैंड, किसका हस्बैंड, मेरी मम्मी के हस्बैंड। यानी ये जो वुमेन है ये इनकी भी मदर है। आगे बात समझ, दोबारा, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज़ द सन ऑफ द वुमेन, ठीक है ना, हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। मेरी मम्मी के हस्बैंड की मम्मी है भाई वो, और उनका बेटा है ये, मेरी मम्मी के हस्बैंड की मम्मी का बेटा है ये, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ही इंट्रोड्यूसेस द मैन एज ही इज़ द सन ऑफ द वुमेन हु इज़ मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अरे बात समझ। अब हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, टू द मैन आपको क्या बनना है, ये मैन, ये आपको बनना है, ये मैन है, और आपको बताना है आप सुरेश को क्या बोलोगे। देखो एक तो पॉसिबिलिटी आती है कि ये दोनों कौन हो जाएंगे, भाई भाई, हो सकता है भाई भाई। देखो अगर ये और ये, इनके बीच माँ बेटे का रिश्ता है, और ये मैन की भी ये मदर है, यानी इन दोनों के बीच भी माँ बेटे का रिश्ता है और इन दोनों के बीच भी माँ बेटे का रिश्ता है, तो एक एंगल से दोनों भाई भाई हो गए। तो ये मैन क्या बोलेगा कि भाई ये जो सुरेश है ये मेरे भाई का बेटा है। अच्छा, सुरेश के लिए अगर ये मदर है और ये मदर के हस्बैंड हैं, तो सुरेश के लिए दोनों मम्मी पापा हो गए ना, हाँ या ना, और ये पापा का भाई, तो पापा का जो भाई यानी आपके चाचा आपको क्या बोलेंगे, नेव्यू। तो हो सुरेश रिलेटेड टू द मैन, तो आप मैन हो तो आपके लिए सुरेश कौन है, नेव्यू है। बट दिक्कत क्या है, नेव्यू तो ऑप्शन ही नहीं है। आ रही है बात समझ। अब हमें है ना इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करना है और ऑप्शन भी टिक करना है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, हमें मानना पड़ेगा ये दोनों एक ही पर्सन है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही पर्सन है। अरे बात समझ, अभी भी क्वेश्चन वायलेट नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन को वायलेट नहीं करना हम लोगों को, और उसको ठीक और उसको सेटिस्फाई भी करना, ऑप्शन के हिसाब से निकालना भी है। अगर हमें क्वेश्चन को वायलेट नहीं करना, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, अगर मैं इन दोनों को एक ही इंसान मान लूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी रबिंग कर देता हूँ, यही वो मैन है जिसको सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज ही इज़ द सन ऑफ द वुमेन हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। मेरी मम्मी के हस्बैंड की मदर है ये। और अब इस सिचुएशन में ये मैन इसको क्या बोलेगा, सन, और ये ऑप्शन है। आ रही है बात समझ आप लोगों को, क्यों मुश्किल होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो अभी है ना आपको एक क्वेश्चन है ना, थोड़ी एक दो बार घर पे जाके ट्राई करना। जब 2-3-4 बार देखोगे, बार बार इसमें माथा मारोगे, दिमाग मारोगे, तब जाकर के दिमाग में बैठेगा ये। ठीक है ना, वो होता है ना, मैं सामने था तो दिमाग में नहीं आता, वो वाला से जो क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब दिमाग में घुसेगा। बट हाँ, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है। देखो ये रहा, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज द मदर इन लॉ, इज माई मदर इन लॉ। हाउ इज मीरा's हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। हाउ इज मीरा's हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। अब ये क्वेश्चन मत करो, ये होमवर्क है, ट्राई करना है भाई आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है ना। फिर देखो अगला, ये भी होमवर्क है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज ही रिलेटेड, हाउ इज द कुछ मिसप्रिंट है,
हाउ इज ही रिलेटेड टू विकास इन द फोटो? हाउ इज द पर्सन होना चाहिए, हाउ इज द पर्सन, हमें आना चाहिए पर्सन रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। फिर रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, हु इज रोहित टू सुरेश। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा यहाँ पर। तो इन्वर्टेड कॉमर्स दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा आप लोगों से आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको जो कराने वाला क्वेश्चन वो है 43। इस क्वेश्चन में बहुत डाउट्स आते हैं तो मैं पहले ही करा देता हूँ। अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा। तो देखो पहले तो हम गंगा बना रहे हैं, गंगा। अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा। यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना। राम मेल है, रेखा फीमेल है, गंगा फीमेल है। ओके। अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, यानी कि गंगा के बहुत बच्चे हैं बट उसके फेवरेट राम और रेखा हैं। ठीक है ना। बहुत बच्चे हैं कितने नहीं पता, बट 2 से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है ना, 2 से तो ज़्यादा ही होंगे, हो सकते 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो। ठीक है ना, अभी नहीं पता, नीचे वैसे लिखा भी है बट कोई नहीं, अभी आएंगे। अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, रेखा इज मदर ऑफ शरत। रेखा जो है वो शरत की मम्मी है। बताओ जी, बात समझ आ गई? शरत रेखा को मम्मी बोलेगा और गंगा को मम्मी की मम्मी यानी कि नानी यानी कि ग्रैंड मदर बोलेगा। ठीक है ना। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। हु लिखा है यानी किसकी बात कर रहे हैं? शरत। शरत इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। शरत को सबसे ज़्यादा प्यार उसके अंकल मिथुन करते हैं। पहले तो बताओ शरत के लिए अंकल कौन है? कौन होंगे? या तो मम्मी के भाई या पापा के भाई, हाँ या ना? या तो मम्मी के भाई या पापा के भाई। अच्छा, अगर मम्मी के भाई की बात करें तो राम और रेखा, रेखा का भाई, यहाँ पे मिथुन आ सकता है। बट अगर पापा की भाई की बात करें तो पहले तो रेखा का हस्बैंड बनाना पड़ेगा, फिर हस्बैंड का भाई मिथुन। अरे बात समझ? क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोल रहा है कि अंकल कहाँ से अंकल लगता है, वो मम्मी की साइड का अंकल है, पापा की साइड का अंकल है, बोल ही नहीं रहा क्वेश्चन। तो हम दोनों असम्पशन लेकर के चलते हैं कि भाई मिथुन जो है वो शरत का मामा भी हो सकता है और मिथुन जो है वो शरत का चाचा या ताऊजी भी हो सकता है। आ रही है बात समझ? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो शरत इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। रामलाल हेड ऑफ द फैमिली है। हो सकता है कि रामलाल गंगा का हस्बैंड हो बट पक्का नहीं पता भी। हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल हु इज सक्सीडेड बाय हिज 2 सन्स गोपाल एंड मोहन। और रामलाल के 2 बच्चे हैं, एक राम और एक मोहन, सॉरी एक गोपाल और एक मोहन। और गोपाल और गंगा की शादी को 35 ईयर हो चुके हैं, यानी गंगा अगर ये है तो ये गोपाल है और गोपाल और मोहन ये 2 बच्चे हैं किसके? रामलाल के। तो रामलाल के 2 बच्चे हैं, गोपाल मोहन, और गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो चुके हैं। तो हमारा एक फैमिली चार्ट तो बन गया भाई, बन गया, हाँ है ना। तो देखो रामलाल के लिए गोपाल बेटा, मोहन बेटा। रामलाल के लिए गंगा क्या हुई? डॉटर इन लॉ। ठीक है ना। अच्छा, गंगा के 3 बच्चे या तो मिथुन राम रेखा है या फिर कोई और राम एंड रेखा है, कोई और भी हो सकता है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि गंगा के तीसरा बच्चा जो है वो मिथुन है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। ठीक है ना। राम और रेखा ये तो लिखा हुआ है। और हो सकता है कि मिथुन जो है वो शरत का चाचा या ताऊजी हो या फूफा जी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिथुन एंड मोहन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड बिटवीन। जब बिटवीन होता है तो हमें ऑप्शन कैसे ढूंढने होते हैं? मम्मी पापा वाले, जैसे मम्मी बेटा, मम्मी बेटी, इस तरह 2 रिश्ते होने चाहिए उसके अंदर। चलिए जी, अब समझने की कोशिश करते हैं। मिथुन और मोहन को हाईलाइट करो। कर लिया? मुझे एक बात बताइए, अगर हम मान के चलते हैं ये है केस 1 और ये है केस 2, अगर हम केस 1 की माने तो केस 1 में मिथुन के लिए गंगा कौन है? मदर। मदर।
तो गोपाल कौन है? फादर। तो गोपाल का भाई अंकल। अरे ये बात समझ। तो मिथुन मोहन को क्या बोलेगा? अंकल। बट मोहन मिथुन को क्या बोलेगा? नेव्यू। भाई का बेटा। क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। दिक्कत ही दिक्कत भाई। ठीक है ना, हम यही करते हैं। हम बेसिकली जब क्वेश्चन पढ़ते हैं वाला एंगल नहीं लेते हैं, ये एंगल ही नहीं लेते हैं। हम बोलते हैं कि भाई मिथुन यही होगा, 3 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे का फिक्र नहीं किया तो यही होगा मिथुन, और फिर हमें ऑप्शन ही नहीं मिलता भाई। अंकल कॉमन नेव्यू। ठीक है ना, अंकल दिखता है बट बिटवीन वर्ड लिखा है तो अंकल को तो टिक नहीं कर सकते। अंकल कॉमन नेव्यू होता है, उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है ना, फिर हमें दूसरा अप्रोच लेनी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच क्या है कि भाई जो मिथुन है वो शरद का अंकल है पापा वाली साइड से, ना कि मम्मी वाली साइड से। अब ध्यान से सुनना, मिथुन इनको क्या बोलेगा? भाई ये कौन हो गई? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के लिए सिस्टर इन लॉ की मम्मी क्या हो गया? नो रिलेशन। नो रिलेशन, इंग्लिश में इसको कोई रिश्ता नहीं बोलते। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? ऐसे समझो, आपकी शादी हो जाएगी, आपका हस्बैंड होगा, आपके हस्बैंड का भाई भी होगा। अब आपके हस्बैंड का भाई आपको क्या बोलेगा? भाभी जी, बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। बट आपकी मम्मी को या आपके पापा को तो अंकल आंटी बोलेगा, उनको थोड़ी ना वो मम्मी पापा बोल देगा। अरे बात समझ? तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ से नो रिश्ता, नो रिलेशन शुरू हो जाता है। अरे बात समझ? तो मिथुन के लिए गंगा नो रिलेशन, तो गोपाल भी नो रिलेशन, तो मोहन भी नो रिलेशन, और फिर मोहन के लिए भी मिथुन क्या हो जाएगा? नो रिलेशन। तो दोनों का क्या है? नो रिलेशन है, तो नो रिलेशन हमें दिख रहा है, डी ऑप्शन को टिक कर दो। था बढ़िया क्वेश्चन? आई बात समझ? एक और बढ़िया क्वेश्चन निकालूं? बहुत सारे क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको खुद ट्राई करना है, मैं तो सिर्फ तो थोड़े से मुश्किल होते हैं ना वो करा रहा हूँ। 30th, P, Q, R, S, T, U are 6 members of family in which there are 2 married couples. P, Q, R, S, T, U 6 लोग हैं जिसमें से 2 मैरिड कपल हैं। कौन कौन है नहीं पता भाई। ठीक है ना। T is a teacher is married to a doctor. T जो कि एक टीचर है, एक किससे मैरिड है? डॉक्टर से। इसका नाम क्या नहीं पता भाई अभी। ठीक है ना। T a teacher is married to a doctor. डॉक्टर कौन है नहीं पता। अब वो डॉक्टर जो है वो P, Q, R, S या U में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। बट एक पहला मैरिड कपल हो जाएगा भैया, अगर नाम पता चल गया तो पहला मैरिड कपल पता चल गया 2 में से। ठीक है ना। T a teacher is married to a doctor who is mother of R and U. और ये जो डॉक्टर है ये मदर है किसकी? आर की और यू की। आर की और यू की। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि आर और यू मैरिड कपल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि भाई भाई या भाई बहन शादी थोड़ी ना करते भाई। ठीक है ना, तो ये दोनों मैरिड कपल तो नहीं है। ठीक है ना, यानी कि आर और यू को अगर छोड़ दिया जाए तो पी क्यू एक मैरिड कपल हो सकता है, एस टी एक मैरिड कपल हो सकता है, या फिर टी पी भी एक मैरिड कपल हो सकता है, क्यू एस भी मैरिड कपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल के लिए कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज़ और हमें पता चली यहाँ पर, बताओ क्या? जो डॉक्टर है वो कौन है? यानी कि डॉक्टर क्या है तो टी क्या है? आ रही है बात समझ? ठीक है ना। टी अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर, हु यानी कि जस्ट इमीडिएट पर्सन, डॉक्टर इज अ मदर ऑफ आर एंड यू। ठीक है जी। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। अच्छा, क्यू और पी मैरिड हैं। अगर क्यू और पी मैरिड हैं तो बताओ टी की शादी किससे हो रखी होगी? एस से। आई बात समझ? ठीक है ना। देखो, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू और पी मैरिड है। इसमें कौन मेल है कौन फीमेल अभी नहीं पता, बट एक और चीज़ पता है हमें, क्यू द लॉयर, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। पी हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, और पी का एक बेटा है और एक पोता है। एक बेटा है एक पोता है, एक बेटा है एक पोता है। बताओ क्यू पी को इस फैमिली चार्ट जो इनकम्प्लीट सा लग रहा है अभी, इसमें कहाँ बना है? याद रखना, पी का एक बेटा है एक पोता है, यानी क्यू और पी का एक बेटा है एक पोता है, क्योंकि दोनों मैरिड कपल है ना। वेरी गुड। तो बेसिकली क्यू और पी कौन हो गए? टी के मम्मी पापा। तभी तो टी इनका बेटा हो गया
और आर और यू में से कोई एक इनका कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक है ना। अब आर या यू में से कोई एक ही मेल है, इतना भी पता चल गया, क्योंकि एक ही उनका ग्रैंडसन है, 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। अगर 2 ग्रैंडसन लिखा तो दोनों मेल होते हैं, आर और यू। एक ग्रैंडसन लिखा यानी कि एक मेल है एक फीमेल है। अब मेल कौन है फीमेल कौन है ये नहीं पता, हो सकता है आर मेल हो सकता है यू मेल हो। ठीक है जी। अब क्यू और पी को हम कहाँ बनाएंगे, ईजी सी बात हो गई अब तो ये कि क्यू और पी बनेंगे सबसे ऊपर। पी का एक बेटा है और एक पोता है, एक ग्रैंडसन है, वो आर और यू में से कोई भी हो सकता है। क्यू कौन है, लॉयर है। ठीक है ना। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन ऑफ द 2 मैरिड लेडीज़। बताओ मैरिड लेडीज़ कौन कौन सी हैं, एक तो एस है और एक पता नहीं, एक पता नहीं, पी और क्यू में कौन है नहीं पता। बट क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, पी हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ। बताओ मैं क्यू को लेडी बोल दूं, क्यू तो लॉयर है ना भाई, और क्या बोल रहा है कि 2 मैरिड लेडी में से एक तो हाउस वाइफ है, तो पी हाउस वाइफ हो गई ना, तो पी हो गई फीमेल, क्यू हो गया मेल। देखो कितना इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन उस सेंस में इनडायरेक्ट नहीं है, बट वैसे चीज़ें डायरेक्टली नहीं बता रहा, घुमा फिरा के बता रहा है। हमें एनालिसिस करके पता लगाना पड़ रहा है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। आ रही है बात समझ आप लोगों को। ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ। अब मुझे पता है एक एस मैरिड लेडी है और एक क्यू या पी में से एक मैरिड लेडी है। एस तो डॉक्टर है और क्यू या पी में से एक मैरिड लेडी होनी चाहिए, बट क्या बोल रहे हैं कि मैरिड लेडी जो एक मैरिड लेडी है, 2 में से एक मैरिड लेडी हाउस वाइफ है, तो क्यू तो नहीं हो सकती वो फिर, क्योंकि क्यू तो लॉयर है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है फिर पी होगी। ठीक है ना। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। ये हाउस वाइफ, ये लॉयर, ये टीचर, ये डॉक्टर, तो इसमें से एक कौन है, एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है। अच्छा जो मेल है वो इंजीनियर है, तो जो स्टूडेंट है वो कौन होगी, फीमेल, क्योंकि हमें पता है इन दोनों में से एक मेल है एक फीमेल है, तो जो मेल है वो तो इंजीनियर है और जो फीमेल है वो, अब अभी हमें पता नहीं है सच बताऊं तो कि आर और यू में कौन मेल है कौन फीमेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अभी आगे चल के हो सकता है पता चल जाए, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछे ही ना। ठीक है ना। देयर इज 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। इस फैमिली में बताया तो बताओ ग्रैंड डॉटर कौन है, नहीं पता, आर और यू में से कोई भी हो सकता है, बट उसके बारे में एक चीज़ हमें पता है कि वो स्टूडेंट है, क्योंकि मेल जो है वो इंजीनियर है, तो मेल कौन है, मेल तो ग्रैंड सन हो गया फैमिली का, बट ग्रैंड डॉटर कौन होगी, स्टूडेंट होगी। ठीक है ना। तो शी इज स्टूडेंट। था बढ़िया क्वेश्चन, इजी। ठीक है ना। ये चैप्टर आपको उससे इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है, डायरेक्शन सेंस से, ठीक है ना, बट लड़कों को उससे मुश्किल लग रहा होगा। हाँ जी। अच्छा उनने पढ़ा भी तो नहीं, उनसे क्या पूछूं मैं जो सबसे पीछे बैठे हैं, ये बता सकते हैं। बताओ जी प्रथम, कौन सा चैप्टर ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा ईजी लग रहा था मैं भी, सही है भाई। चलो तो ये आपका चैप्टर आज मैंने फिनिश कर दिया अपने एंड से। ठीक है ना। अब आपको है ना मैंने कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। जो मैंने आज आपको एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन कराया ना 38, वो सबसे मुश्किल इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, और जो ये मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के 2-3 करा दिए ये थोड़े मुश्किल हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। अब आप जब बाकी के ट्राई करोगे ना आपको इससे ईजी ही लगेंगे थोड़े, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। खुद ट्राई करके आओ और फिर अगली क्लास में डाउट्स पूछना। ठीक है जी।